नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि जैसे कि यूपी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो घेराबंदी शुरू हो गई है। जो कुछ मोदी जी के या बीजेपी के विरोधी दल है वो तो इकट्ठा हो रहे हो, और इनको इकट्ठा आना भी चाहिए। अगर ये सब मिलकर बीजेपी को, मोदी को हराना चाहते तो उनको इकट्ठा आना ज़रूरी है। एक ही ढंग से बात करना भी ज़रूरी है। तो मैं गलत नहीं मानता कि उनका कुछ गठबंधन होता होगा या कुछ कर रहे होंगे, तो उसमें गलत क्या है। अपोजिशन पार्टी जो होती है उसका तो वही काम होता है। जैसे कि महाराष्ट्र में मैं महाविकास आघाड़ी के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी जो काम कर रहे हैं उसका समर्थन करता हूँ, उसी ढंग से अगर योगी और मोदी इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश का विरोधी खेमा जो है वो गोलबंद हो रहा है, इकट्ठा आ रहा है, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है, आप जिसको हराना चाहते हो उसकी ताकत कहाँ है। बीजेपी या मोदी हो या योगी हो, इनकी ताकत कहाँ है। और जहाँ उनकी ताकत होती है वहाँ हमला कर नहीं चलता। तो जहाँ वो दुबले है, वीक है, उनका वीक पॉइंट है, वहाँ हमला करना चाहिए। लड़ाई तो वहाँ होती है ना। अगर आपको जीतना है तो ये लोग कहाँ दुबले हैं वहाँ उनको अटैक करना चाहिए, हमला करना चाहिए। लेकिन दुर्दैव की बात है कि मोदी जी हो या बीजेपी हो, उनका जो अपोजिशन है वो उनकी ताकत नहीं समझ पाता, और जहाँ उनकी ताकत अच्छी है, वो अच्छी लड़त दे सकते हैं, वही हमला करने जाते हैं और परास्त होकर पीछे आते हैं। तो इसलिए पहली बात यह है कि योगी हो या मोदी हो या बीजेपी हो, इनकी यूपी में क्यों ताकत है वो समझना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये बिना समझे लोग आगे चल रहे हैं। एक अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फिल्म थी, वो उसका एक डायलॉग फेमस है कि डॉन को पकड़ना नामुमकिन ही, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा एक डायलॉग था, वो बड़ा फेमस था। तो उसी ढंग से आज मैं बोल सकता हूँ कि मोदी जी को उत्तर प्रदेश में, योगी जी को उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये नामुमकिन इसलिए है कि विरोधी खेमा जो है ये बटा हुआ है, और सिर्फ बटा हुआ नहीं है, ये तो मोदी जी, योगी जी या बीजेपी को जानते तक नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते अखिलेश और मायावती इकट्ठा हो गए थे, और उन्होंने जो गठबंधन बनाने की कोशिश की, तो उससे पूरे देश में महागठबंधन बनेगा और 2019 का चुनाव मोदी जी हार जाएंगे, या मोदी और बीजेपी छोड़ो, एनडीए को भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, यहाँ तक हमारा मीडिया पहुँच गया था। लेकिन मोदी जी जीते, एनडीए जीता, और अकेले बीजेपी ही अपनी 282 का जो आंकड़ा था पार करके 303 तक पहुँच गई। तो इसलिए हुआ था कि मैं मानता हूँ कि जो 282 से आगे 20-22 जगह ज़्यादा मिल गई बीजेपी को, ये तो अपोजिशन ने दिया हुआ गिफ्ट था। ये अपोजिशन ने दिया हुआ गिफ्ट था। अगर ढंग से लड़ते तो शायद बीजेपी मेजॉरिटी तक पहुंच जाती। लेकिन कहाँ लड़े, कैसे लड़े और किस तरीके से लड़े, ये अगर अपोजिशन तय नहीं कर पाता तो मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए लड़ाई आसान हो जाती है। और जब लड़ाई आसान होती है तो आपकी जो ताकत है उससे भी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलती है, यश मिलता है। और 2019 में वही तो बात हुई थी, वही बात हुई थी कि 2014 में मोदी जी अपनी पॉपुलैरिटी लेकर लोगों के सामने आए थे, लेकिन 2019 में वो
चुनाव में गए तो अपना काम लेकर गए थे, इसलिए मोदी जी के काम में कौन सी कमियां हैं वो लेकर जाना चाहिए था, सिर्फ आरोप नहीं। आरोप से क्या होता है? आरोप तो 70 साल जितने चुनाव हुए हर चुनाव में आरोप होते रहे, बिल्कुल होते रहे। लेकिन 14 में आपने जो बोला था, 19 में ये हो गया वो हो गया, मोदी जी मैंने क्या किया बता रहे थे, हमने क्या डिलीवरी की वो बता रहे थे। और उनका जो अपोजिशन था वो अपने आप में मशगूल था, खुश था कि भैया एंटी इनकम्बेंसी काम कर जाएगी। लोग थक गए मोदी 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 सुनकर, इसलिए लोगों को मोदी बदलना है। और जबकि मोदी जी को बदलना है इसलिए हमको चुनकर देंगे, ये इनका गृहित था, प्रिजम्पशन था, वो फंस गया। मोदी जी देखो ये मेरा काम है, अगर आपको पसंद है तो दोबारा चांस दीजिए, ये बोलते थे। और ये चौकीदार चोर है बोलते रहे, कुछ करते रहे। आज मैं जो बोल रहा हूँ कि मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये मेरी लाइन नहीं है, ये सिर्फ डॉन फिल्म का डायलॉग भी नहीं है। ये कौन बता रहा है? जो खुद मोदी जी को हराने की पिछले 6-7 साल से कोशिश कर रहा है। उसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जिन्होंने 2014 में चुनाव जीतने के लिए मोदी जी की बहुत सारी मदद की थी। बहुत सारे जो फैक्टर थे मोदी जी के सक्सेस में, उसमें प्रशांत किशोर ये भी एक घटक था। लेकिन प्रशांत किशोर ही जीत कर देता है, ये बात गलत थी। लेकिन प्रशांत किशोर समझ गया कि मैं जिस साइड में जाऊंगा जीत उसी की होगी, तो ये बात गलत थी। और ये यूपी में 2017 में ही तय हो गया। और उससे बड़ी सीख विरोधी दलों ने नहीं उठाई, फिर भी प्रशांत किशोर ने उठाई। और जब प्रशांत किशोर बोलता है तो हमको उसको भी समझना ज़रूरी है। उसको समझना ज़रूरी है कि ये जो मोदी को हराना चाहता है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाता है। बहुत सारे राज्यों में बीजेपी को हरा कर दिखाने वाला जो प्रशांत किशोर है, वो अगर बोलता है कि मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ऐसा क्यों बोल रहा है? जिसने ममता दीदी को बंगाल में जीतने का रास्ता खोलकर दिखाया। जब बीजेपी को हरा नहीं सकते तो कम से कम ममता को जिताना ज़रूरी था, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। और उनको पता था अगर ममता अकेली लड़ेगी तो ममता बीजेपी के सामने जीत नहीं पाएगी। इसलिए प्रशांत किशोर ने एक काम ऐसा किया कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो और फोर्सेस थे, यानी कांग्रेस थी, लेफ्ट फ्रंट भी, उनको दुबला बनाने की कोशिश की। और जितने जो लोग कांग्रेस या लेफ्ट फ्रंट के वोटर थे, वो जितनी ज़्यादा तादाद में, अधिकाधिक तादाद में ममता के पास पहुंच गए, तो ममता का पलड़ा भारी होता गया। बीजेपी का पलड़ा हल्का नहीं हुआ, लेकिन ममता का पलड़ा भारी होता गया और उससे ममता दीदी जीती है। लेकिन बीजेपी हारी नहीं है, यह हमें समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है देखो ममता ने तो बीजेपी को हरा दिया। नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का सफाया किया। बीजेपी जो 3 एमएलए की पार्टी थी वो 77 एमएलए की पार्टी बनी, तो उसको हारी ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन जो 2 पार्टियां बड़ी थी, बीजेपी से बहुत बड़ी थी, कांग्रेस तो अपोजिशन पार्टी थी, उनका अभी एक भी एमएलए नहीं बचा। तो प्रशांत किशोर ने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि अगर हम बीजेपी को बंगाल में हरा नहीं सकते तो ममता को जिताएंगे कैसे? तो बाकी के जो फोर्सेस है उनकी जो ताकत है वो पूरी की पूरी ममता की खेमे में आ जाए, तो ममता का पलड़ा भारी होगा और ममता की सत्ता बच जाएगी। ये उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी। मोदी जी को हराने की कोशिश नहीं की थी। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को खत्म करने की स्ट्रैटेजी बनाई। उसमें वो तो खत्म हो गए, ममता बच गई।
ममता जीती नहीं, ममता ने बीजेपी या मोदी को हराया नहीं। तो जब आज प्रशांत किशोर बोलते हैं कि मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसका कारण ऑल इंडिया, मोदी तो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने वाले नहीं है, वो तो प्राइम मिनिस्टर है और अगला चुनाव भी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ही लड़ेंगे। तो अगर इनको हराना है तो पूरी की पूरी जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं, वो रीजनल हो या नेशनल पार्टियां हो, उनको पूरी अपनी ताकत इकट्ठा करनी पड़ेगी और एक ही नेता चुनना पड़ेगा। और जब 2-3 साल के प्रयास होने के बाद ऐसा कुछ होते नहीं दिखाई दे रहा है, तब जाके निराश होकर प्रशांत किशोर बोल रहे हैं मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इसका कारण भी उन्होंने बताया कि मोदी जैसा नेता नहीं है। मोदी जी के खिलाफ अगर किसको खड़ा करना है तो वो दूसरा मोदी होना चाहिए, मोदी से मेल खाने वाला, मोदी से जिसके कंपैरिजन हो, तुलना करे, ऐसा कोई नेता अपोजिशन के पास होना चाहिए। और इसलिए ऐसा अगर नेता नहीं रहेगा तो मोदी को हराना मुश्किल है। हाँ, सब पार्टियां इकट्ठी हो जाए, फिर भी जब आप सब मिलकर मोदी के खिलाफ बोलोगे तो काउंटर पोलराइजेशन होके मोदी फिर से जीत सकते हैं। इसलिए मैं बंगाल का उदाहरण दे रहा हूँ। बंगाल में बीजेपी हारी नहीं, मीडिया भले बताए कि देखो बीजेपी हार गई, बीजेपी हार गई। अरे भैया, बीजेपी हार गई तो कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट कहाँ बची है वो दिखाइए। वो तो खत्म हो गए। उनकी पूरी वोटिंग ताकत जो थी वो ममता के पास आ गई और जो स्ट्रैटेजी वहाँ प्रशांत किशोर ने बनाई थी वही उसको पूरे ऑल इंडिया बनानी है। लेकिन इतनी पार्टियां इकट्ठा नहीं हो सकती, यही प्रशांत किशोर का निचोड़ है। वो जब बताते हैं कि मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वो दूसरी बात ये बताते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं। और जब तक ये समझ नहीं पाते तब तक ये मोदी को शह नहीं दे सकते, मात नहीं कर सकते। उसमें एक और बात बढ़िया प्रशांत किशोर ने बताई है, जो उन्होंने इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया है, बढ़िया इंटरव्यू है। जिनको राजनीति समझनी है, चुनाव के दांव पेच समझने, उनको प्रशांत किशोर का वो इंटरव्यू देखना चाहिए, समझना चाहिए और बारीकी से 2 बार 3 बार सुनकर समझ लेना चाहिए कि ये इंसान क्या बता रहा है। ये बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट है, वो ममता को या अमरिंदर को, स्टालिन को जिता कर दे सकता है। तो वो बता रहा है कि अगर अपोजिशन की यूनिटी होनी चाहिए तो अपोजिशन में जीतने का पोटेंशियल भी होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। जिसके पास जीतने की क्षमता नहीं है उसको कितनी भी स्ट्रैटेजी बनाओ वो जीत नहीं सकता। जैसे कि वाईएसआर कांग्रेस को जिताया, ममता को जिताया, स्टालिन को जिताया, अमरिंदर को जिताया, नीतीश लालू को जिताया प्रशांत किशोर ने स्ट्रैटेजी बना के। लेकिन वो स्ट्रैटेजी तब काम आती है जब सामने वाला, यानी बीजेपी के सामने जो पार्टियां खड़ी थी, उस पार्टी में कम से कम लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। जो डीएमके में स्टालिन के पास थी, जो वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी के पास थी, जो बंगाल में ममता के पास थी, जो अकालियों के खिलाफ अमरिंदर के पास थी, लेकिन वो क्षमता यूपी में राहुल गांधी के पास 2017 में नहीं थी। इसलिए प्रशांत किशोर होने के बावजूद और स्ट्रैटेजिस्ट होने के बावजूद कांग्रेस की यूपी में 2017 में बुरी हालत हो गई। प्रशांत किशोर साथ में ना होते हुए भी जो कांग्रेस 20, 22, 25 एमएलए चुनकर लाती थी, उनका आंकड़ा 7 तक नीचे आ गया। इतना ही नहीं, अकेली कांग्रेस नहीं तो समाजवादी पार्टी को साथ में लेने के बावजूद कांग्रेस बुरी तरह से हार गई।
इसका कारण ये कही था कि ना तो समाजवादी पार्टी में जीतने की क्षमता थी, जीतने की छोड़ दो, लड़ने की क्षमता नहीं थी, और कांग्रेस के पास भी नहीं थी। तो स्ट्रैटेजिस्ट आपके पास अच्छा है, आपके पास हवाई जहाज है, लेकिन हवाई जहाज चलाने वाला, उड़ाने वाला पायलट नहीं रहेगा तो वो हवाई जहाज किस काम का नहीं है। अगर आपके पास ड्राइवर है तो आप कार चला सकते हो, हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते। आपके पास पानी का जहाज हो तो जो हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट है वो पानी का जहाज नहीं चला सकता, नौका नहीं चला सकता। इसलिए क्षमता जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपके पास संगठन होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए और डिवोशन होना चाहिए। वो अगर अपोजिशन पार्टी या उनका गठबंधन होता है उसमें नहीं रहेगी क्षमता तो वो लड़ नहीं पाएंगे, और अगर लड़ नहीं पाते तो जीतेंगे कैसे। स्ट्रैटेजिस्ट यानी जो रणनीति बनाता है वो रण की नीति बनाता है, किस ढंग से लड़े, किस जगह पर जोर लगाकर लड़े, किस जगह पर किसी को रोकने के लिए लड़े। लड़ाई की स्ट्रैटेजी होती है। इसमें हम देखते हैं कि प्रशांत किशोर रणनीति बना सकता है, लेकिन उसकी कोई खुद की फौज नहीं है। उसको अपोजिशन की जो बिखरी हुई पार्टियां है, वो संगठन है, उसमें से फौज खड़ी करनी पड़ेगी, और वो फौज डिवोशन से, पूरी आस्था से, जद्दोजहद से लड़ने वाली चाहिए, और उसका नेतृत्व करने वाला कोई पक्का नेता, पॉलिटिकल लीडर चाहिए जो मोदी जैसा हो। लेकिन 2-3 साल से इतने प्रयास करने के बाद, 5 साल, प्रशांत किशोर इस निष्कर्ष तक आया है कि भाई अपोजिशन के पास मोदी से टक्कर लेने वाला कोई नेता नहीं है। हाँ, योगी के सामने हम किसी को खड़ा कर सकते हैं, अखिलेश को खड़ा कर सकते हैं, बंगाल में ममता को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के सामने बंगाल में कोई चेहरा नहीं है लीडरशिप का। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश चेहरा है, नेता है नरेंद्र मोदी, उसके सामने उसी ताकत का, उसके जैसा, यानी उसी ताकत का, उसी क्षमता का कोई नेता नहीं है, और संगठन भी नहीं है, संगठन भी नहीं है। इसलिए अपोजिशन मोदी जी और बीजेपी से ऑल इंडिया पार्लियामेंट्री चुनाव में लड़ ही नहीं सकता। प्रशांत किशोर के कहने का निचोड़ ये है कि आप मोदी के सामने लड़ भी नहीं सकते, मोदी जी के बीजेपी के सामने अपोजिशन लड़ भी नहीं सकती, जीतने की बात तो बहुत दूर की है। और इसीलिए वो बोल रहे कि मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है। तो इसलिए मैंने बोला वो इंटरव्यू समझना ज़रूरी होता है। जो प्रशांत किशोर समझाने की कोशिश कर रहे, समझना हमारा काम होता है। जिनको ये रणनीति हो, पॉलिटिक्स हो, चुनाव की कोई नीति में हो, वो अगर समझनी है तो सामने वाला कुछ समझा रहा है। अगर ना समझकर हम बातें करेंगे, हाँ योगी जी हारेंगे, बीजेपी यूपी हारने जा रही है, तो हराओ भैया। लेकिन योगी के सामने आज भी यूपी में कोई चेहरा नहीं है। मायावती तो बिल्कुल चुप बैठी है, कुछ कर नहीं रही है, यानी दिखाई तो नहीं देता। अखिलेश बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छी सरकार चलाएंगे, चला सकते हैं, और हम बीजेपी को हरा सकते हैं, ये बताने और दिखाने की ताकत भी अखिलेश के पास, समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। इसलिए तो नाक रगड़कर अपने चाचा के घर पहुंचे, और उसी बात को लेकर प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि मोदी जैसा कोई नहीं। दोस्तों, आज यही रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।